हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज देखिए हम एक फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये उसका डेटा सेट होने वाला है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, इस तरह का देखिए हमें इमेजेस प्रोवाइडेड है। इसी से हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन को रिकॉग्निशन करना है और साथ में प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, टोटल 7 कैटेगरीज है, यानी कि मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। एंग्री, डिस्कस्ड, फियर, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड और सरप्राइज। ठीक है, इनके अंदर आप जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दी हुई है। ठीक है, ये देखिए इस तरह की आपको कुछ अंदर जब प्रोजेक्ट करेंगे तो लोड करके दिखा देगा। ठीक है, हर इमोशन की कुछ फेशियल एक्सप्रेशन की कुछ इमेजेस आपको दी हुई है। हमारा मॉडल उस पर ट्रेन करके हमको प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, आपको साथ में कोड करना है, तो आप यहाँ कोड पे क्लिक करके क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करके, ठीक है, आपकी एक एम्प्टी नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हमने चैनल में देखिए और भी ये वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखिए आपका टाइम बचाने के लिए कोड ऑलरेडी देखिए सारा लिख रखा है। ठीक है, साथ में इस कोड को समझेंगे एक एक लाइन को, ताकि आपको देखिए टाइपिंग में वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम, है ना। हम इसको क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड ये देखिए हमने खोल रखा है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आती है इसको हम व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे आपको, और कोड लिखने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को छोटा ही रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही देखिए एक स्टैंडर्ड एक तरह का प्रोजेक्ट है ये। बस इसमें एक थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, मल्टी क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, और इसमें एक दो पॉइंट हम ज्यादा ऐड करने वाले हैं, जैसे कि चलिए आपको जब इनकाउंटर करेंगे तो उसी टाइम आपको समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा स्टेप होने वाला है इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी। जब आप यहाँ पे देखिए कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपको इसी तरह का नोटबुक खुलेगा। बस ये सेल यहाँ पे जो है सारा कोड नहीं लिखा होगा, एम्प्टी होंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा से अपने आप अटैच हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए हमें लाइब्रेरीज की हेल्प लेनी होती है। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, पैंडास और नंपाई हमारे डेटा फ्रेम के मैनिपुलेशन के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जब कोई पैथ यहाँ पे एब्सोल्यूट पैथ या रिलेटिव पैथ के साथ काम करते हैं तो ओएस का हम इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूल का। मैटप्लॉटली वो सीबॉन का यूज करेंगे हम कुछ चार्ट्स को प्लॉट करने के लिए। टेंजर फ्लो, क्योंकि हमें बेसिकली अपना मॉडल बिल्ड करना है सीएनएन का। कैराज, कुछ लेयर्स लेनी है हमें। कैराज डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट इमेज, यानी कि देखिए जब इमेज को प्री प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए कैराज डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक लाइब्रेरी के अंदर इमेज करके मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्वेंशियल मॉडल होने वाला है हमारा। एक हमने प्रोजेक्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी सिक्वेशन के अलावा आपको फंक्शनल एपीआई भी किया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमारे मॉडल बनाने के लिए जो हमें लेयर्स की जरूरत होती है, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग, फ्लैटन, डेंस ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन, जितनी भी हमें लेयर की जरूरत है हमने सारी इंपोर्ट पहले ही कर ली। ठीक है, उसके बाद इमेज डेटा जनरेटर हम क्यों करेंगे ये भी आपको आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, CV2 कुछ इमेज को प्रोसेस करने के लिए। रेगुलराइजर इसलिए क्योंकि हम L2 रेगुलाइजेशन का यूज करेंगे। आपने अगर लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में काम किया होगा, वहां पे L1 L2 रेगुलाइजर होता है। ठीक है, उसी तरह से CNN में भी आप अप्लाई कर सकते हो कर्नल्स में, तो हम L2 रेगुलाइजर का इस्तेमाल करेंगे ताकि ओवर फिटिंग ना हो। ठीक है, एडम हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइजर होने वाला है। ये हम इंपोर्ट करते हैं वार्निंग को, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई लाइब्रेरी का कोई फंक्शन डिप्रिशिएट करने वाला होता है तो हम जब सेल को रन करते हैं तो हमें वार्निंग आती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए ये आप 2 लाइन का कोड लिख दोगे तो आपका जो है वार्निंग नहीं डिस्प्ले करेगी। ठीक है, जिससे कि नोटबुक थोड़ी सी मेंटेन रहती है, क्लीन रहती है। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे देखिए डेटा सेट अपने आप अटैच हो जाएगा आपका भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपको 2 फोल्डर दिए हुए हैं, ट्रेन और टेस्ट के। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पैथ कॉपी हो जाएगा। तो आप सिंपली एक वेरिएबल बनाओ ट्रेन और टेस्ट का, उनके आगे ट्रेन वाले के अंदर कॉपी करके ट्रेन का पैथ लिख दो, और टेस्ट वाले में यहाँ से कॉपी करके टेस्ट का पैथ यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ये किस लिए यूज होगा, देखिए इसलिए यूज होगा कि टेस्ट के अंदर देखिए फोल्डर होने वाले हैं जो 7 इमोशंस हमारे डेटा सेट में, एंग्री, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पी और ब्ला 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 करके सरप्राइज तक। ठीक है, ये सारे हमारे जो भी यहाँ पे इमोशंस होने वाले हैं, ये सारे इमोशंस को हम ट्रेन और टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक एक करके एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है ट्रेन डायरेक्टरी का पैथ, यहाँ पे पॉइंट करेगा ट्रेनिंग में। ठीक है, सॉरी इसको क्लोज करते हैं, ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग में पॉइंट करेगा तो एक एक करके हम लूप करके एक एक फोल्डर के अंदर जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद एक एक इमेजेस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पैच चाहिए होगा, तो वही सिंपली हम यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ईडीए परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको कुछ दिखाते हैं कि जैसे हमारे ट्रेन का डेटा था, इनमें 7 कैटेगरीज है। ठीक है, अब ईच कैटेगरी में कितनी इमेजेस है इसे में चेक करने के लिए हमें सीबॉन का यूज करना पड़ेगा। तो वही हम सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेन जो हमारा ये फोल्डर है इसका पैथ यहाँ पे है, इस वेरिएबल के अंदर है, ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी करने से क्या होता है, आपने देखिए ये पैथ यहाँ पे पास किया। अब जब ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी करते हो आप, तो इस पैथ के अंदर जो कि इस फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, ट्रेन के अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं या फोल्डर होते हैं बेसिकली, वो सारी डायरेक्टरीज को लिस्ट कर देता है। तो टोटल देखिए इसमें कितनी डायरेक्टरीज है, 7, वो सारी इस कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक लूप चलाते हैं फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज। ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी कैटेगरी होंगी, जो कि यहाँ पे टोटल 7 है। ठीक है, तो 7 टाइम्स ये लूप चलेगा। हम ओएस डॉट पैथ ज्वाइन करेंगे किसमें, ट्रेन डायरेक्टरी। ये जो हमारा फोल्डर, ये जो पैथ है ना, ये जो फोल्डर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ ट्रेन पे, उस पे हम ज्वाइन करेंगे। ये ओएस डॉट पैथ ज्वाइन करने से क्या होता है, वो स्लैश लग के आगे का एड्रेस उसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, कैटेगरी का जो 7 कैटेगरीज यानी एक एक करके, एंग्री यहाँ पे पहले अटैच होगा, उसके बाद डिस्गस्ट, फियर, हैप्पी, न्यूट्रल, एक एक करके सारे अटैच हो जाएंगे। और उनके अंदर हम जाके उनको लिस्ट कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर देखिए इमेजेस पड़ी हुई ना, तो इनके अंदर ये सारी इमेजेस को हम लिस्ट कर देंगे और कैटेगरी के अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है,
यानी जो इस कैटेगरी की इमेजेस होंगी वो बेसिकली आप ये समझिए डिक्शनरी एक मेंटेन कर रहे हैं हम, ठीक है, इमेज काउंट के अंदर एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहे हैं जिसमें उस कैटेगरी का नाम और टोटल लेंथ यानी कितनी इमेजेस हैं उस फोल्डर के अंदर, ये हमें इमेज काउंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद सिंपली आपको फिगर, आपने एक फिगर साइज सेट किया 10,5, आप डिफरेंट वैल्यू ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बार प्लॉट करने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए होती है, एक्स की और वाई की, ठीक है। एक्स में हमने इमेज काउंट, ये जो हमारी डिक्शनरी थी इसमें डॉट कीज यानी ये सातों जो इमोशंस होते हैं ये सारे यहाँ पे कीज के रूप में आ जाएंगे। वही देखिए यहाँ पे नीचे सारे एक्स एक्सिस में हमारे नेम्स आ गए, और वाई में हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज काउंट डॉट वैल्यूज, यानी कितनी यहाँ पे इमेजेस हैं हर एक फोल्डर के अंदर, उनका काउंट वाई में आ जाएगा, तो वो यहाँ पे बार प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। पैलेट वर्डिस यानी आप डिफरेंट पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। पैलेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये कलर कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से आपका ये बार प्लॉट दिखेगा, कलर कौन सा सिलेक्ट होगा, ठीक है। एक्स लेवल में आपने इमोशन ऑफ कैटेगरी दिख लिया जो यहाँ पे लिख के आता है एक्स लेवल में, और वाई लेवल में इस तरह वाई एक्सिस में आपका नंबर ऑफ इमेजेस लिख के आ गया, ठीक है। टाइटल आप जो लिखते हो वो यहाँ ऊपर लिख के आता है इस जगह पे। टेक्स्ट टिक को देखिए हमने रोटेशन इक्वल टू 45 कर दिया, इसको करने से क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो कैटेगरीज के नेम है हमारे इमोशंस के, वो देखिए इस तरह से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये क्या होगा, इस तरह से लिख के आएगा हॉरिजॉन्टली, तो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा 45 डिग्री पे हमने कर दिया ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए अब इसमें क्लियर समझ में क्या आता है कि टोटल 7 कैटेगरीज है, ये मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो इसमें जो डिस्कस्ड वाली कैटेगरी है इसके देखिए हमारे पास सैंपल्स कम है, मतलब सबसे कम फोटोज हमारे पास डिस्कस कैटेगरी की है। यानी कि भाई देखिए इसके अंदर है क्या, फोटोज हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो कितनी फोटोज हमें डिस्कस्ड कैटेगरी की दी गई हैं जिससे अपने मॉडल को ट्रेन करा सकें, जो कि बहुत कम है। हैप्पी, सैड, न्यूट्रल, इन सबकी हमें काफी सारी इमेजेस दी गई, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हमारा मॉडल जो है ओवरफिट, सॉरी, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इस डिस्कस कैटेगरी के लिए, क्योंकि उसने इस कैटेगरी का डेटा देखा ही नहीं ट्रेनिंग के टाइम, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज डेटा जनरेटर का यूज करेंगे, यानी कि हम एक कुछ और इमेजेस उन्हीं एग्जिस्टिंग इमेजेस से क्रिएट करने वाले, उन्हीं में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके, जैसे कि थोड़ा सा रोटेट करना, थोड़ा सा टिल्ट करना, जूम करना, है ना। इससे क्या होगा, एक ही इमेज के में कई इमेजेस मिल जाएंगी ताकि हमारे मॉडल के पास कुछ अच्छी अमाउंट में इमेजेस हो इस कैटेगरी की भी लर्न करने के लिए, ठीक है। तो इस चार्ट से तुम्हें क्लियर दिख गया कि हमें इमेज डेटा जनरेटर का यूज कैरास का करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हर एक चीज देखिए 7 इमोशंस हैं, इनके अंदर किस तरह की इमेजेस हैं। उसके लिए वही देखिए ऊपर जो हमने काम किया था os.listdir करके कैटेगरीज ले ली, इस बार फिर से हमने वही किया, ठीक है। इस कैटेगरीज के अंदर ये सातों कैटेगरी आ जाएंगी। उसके बाद एक फिगर साइज सेट किया, फिर एक लूप हमने चलाया, उसी तरह फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज, एक एक करके इन सारी कैटेगरीज के अंदर जाएगा। एन्यूमरेट करने से कुछ नहीं होता, एक आपको काउंट मिल जाता है, तो आई में वो हमने काउंट ले लिया 1 2 3 करके, इसलिए लिया क्योंकि आप सब प्लॉट करने, आई होप आपको मैट प्लॉट में सब प्लॉट पता होगा, यानी एक ही इमेज के अंदर आप सब प्लॉट क्रिएट करते हो ताकि कई इमेजेस आप दिखा सको, ठीक है। अब आप एक एक करके कैटेगरी के अंदर जाते हो, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर जाने के बाद पहले एक पैथ बनाते हो जो आप कैटेगरी पैथ में स्टोर करते हो, उसके बाद उस os.path में कैटेगरी पैथ और एक एक करके वो सारी इमेजेस, ठीक है, उस कैटेगरी की सारी इमेजेस लेते हो आप, कौन सी वाली, जीरोथ वाली, यानी अगर आप जीरो लोगे, यानी क्योंकि हमें हर एक कैटेगरी में एक ही इमेज प्रिंट करानी है, तो यहाँ जीरो लिखने से क्या होता है, एक इमेज आने वाली है, तो एक इमेज लेते हैं, उसका इमेज पैथ आता है, उस इमेज को रीड करने के लिए cv2.imred का हम यूज करते हैं, उसमें इमेज पैथ देते हैं जो हमने अभी ऊपर बनाया, उसको ग्रे स्केल में रीड करने के लिए CV2 बेसिकली आपका कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से आप ये समझिए कि आपकी इमेजेस प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो cv2.imred ग्रे स्केल किया आपने ताकि वो इमेज देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में आई हुई है, इसलिए ग्रे स्केल में रीड किया, ठीक है। उसके बाद सब प्लॉट, इसकी वजह से आपको यहाँ पे देखिए सेक्शंस दिख रहे हैं ताकि एक ही फोटो में आप कई फोटोज को शो कर पा रहे हो, ठीक है। तो सब प्लॉट में आपने कहा 2,4 यानी कि 2 रोज होगी 4 कॉलम हुई है, देखिए 2 रोज है 1 2 और 4 कॉलम है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू आपको पास करनी होती है सब प्लॉट के अंदर, वो आपको बताता है कौन सी इमेज में बेसिकली एक एक करके आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम ये देखिए आई की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमें सब प्लॉट में तो 1 से देनी होती है, इसलिए हमने i+1 से स्टार्ट किया है, तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे सारी इमेजेस यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगी, ठीक है। बस सी मैप ग्रे कर दिया ताकि अगर आप देखिए अगर आप ये ग्रे नहीं करोगे तो ये फोटोज जो है आपको थोड़ी सी ब्लू दिखाई देंगे, आपको इंकरेज करेंगे आप ये हटाओ पहले सी मैप और फिर आप आई एम शो करके देखो, ठीक है। आई एम शो कुछ नहीं करता, बेसिकली इमेज को आपको डिस्प्ले करता है। उसके बाद आपने टाइटल सेट कर दिया, टाइटल क्या होगा, जो फोटो जिस कैटेगरी की है, जैसे ये वाली देखिए एंगर की है, सॉरी फियर की है, तो देखिए फियर ऊपर लिख के आ गया, ये सरप्राइज की है, ये एंग्री की है ना, तो उस तरह से कैटेगरीज लिख के आ गई, और बस इस सेल को रन करोगे आप तो ये सारी इमेजेस आपके भी प्लॉट हो जाएंगी। इससे देखिए हमें सिंपल समझ में आता है कि किस तरह का हम डेटा से डील कर रहे हैं, इस तरह की इमेजेस से हमें मॉडल को अपने ट्रेन करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऊपर देखिए बताया था कि हमारी डिस्कस जो कैटेगरी है इसमें हमारे पे इमेजेस का सैंपल मतलब बहुत ही कम इमेजेस हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियली डेटा जनरेट करेंगे, उसके लिए कैरास का डेटा ऑगमेंटेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही ईजी होता है, एक बार आप देख लोगे तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो जहाँ पे डेटा बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इमेज डेटा जनरेटर कैरास आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी ऑपरेशन अपनी इमेजेस में परफॉर्म करने हैं वो सारे आप यहाँ पे मेंशन करते हो, ठीक है। तो एक एक करके देखिए हमने उनका वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है सामने, तो आप पढ़ सकते हो। बाकी हम आपको जल्दी बता देते हैं, विच शिफ्ट रेंज करने से क्या होता है, थोड़ा सा जो इमेज होती है वो राइट साइड में टिल्ट हो जाती है ताकि जब हमारा मॉडल ट्रेन होता है तो उसको वैरायटी दिखती है फोटो में, ठीक है। इसी तरह से हाइट शिफ्ट होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है, तो थोड़ा सा इमेज होती है फ्लिप हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आपको लिखा भी हुआ है लेफ्ट फेसिंग
हाँ सॉरी, लेफ्ट फेसिंग कार इमेज, हमें लगा यहाँ पे कैट होगा, ठीक है। कार इमेज माइट बी फ्लिप टू ए राइट फेसिंग वन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप क्या होता है। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो ये सब कौन से ऑपरेशन है तो इनको आप सिंपली गूगल करो, बहुत ही ईजी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए देखो हमारे पास डेटा, हमें जब ट्रेन कराएंगे मॉडल को तो चेक भी तो करना पड़ेगा किसी डेटा में, तो हम उसके लिए अपने इस ट्रेन डेटा को वैलिडेशन स्प्लिट 0.2 कर देंगे, यानी जो भी डेटा इसमें आएगा उसमें 20% जो होगा वैलिडेशन के लिए सेव हो जाएगा, बाकी 80% में हमारे मॉडल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रेन का कोड, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हमारा कोड जो होगा उसमें इमेज डेटा जनरेटर, लेकिन उसमें ये सारे हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। आप गेस कर सकते हो क्यों नहीं करेंगे इसका, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन करो पॉज करके, वरना अभी तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसलिए हम टेस्ट वाली में इमेजेस में परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जब जब इमेज टेस्ट के लिए आ रही है तो उसको हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यूजर अगर 2 इमेजेस दे रहा है तो हमें 2 पे ही आउटपुट देना है, लेकिन जब हम मॉडल को ट्रेन कराते हैं तब हमें वैरायटी चाहिए होती है। तो ट्रेनिंग वाली हमने डेटा में वैरायटी दी है, लेकिन टेस्ट वाले को हमने वैरायटी नहीं दी, सिंपली स्केल कर दिया है वन 255 से डिवाइड करके। इससे होता कुछ नहीं, बेसिकली आपको 0 to 1 की रेंज में सारे पिक्सल्स आ जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आपका कन्वर्जन से एक तो फास्ट होता है, ऊपर से ग्रेडियंट्स होते हैं अच्छे फ्लो होते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम ये सब नहीं होती है, जिससे कि मॉडल आपका स्टेबल ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट और ट्रेन का आपने यहाँ पे इमेज डेटा जनरेटर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब जब हमारा मॉडल रन होगा तो हमें एक एक करके फोल्डर के अंदर आके इमेजेस को लोड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ देखिए आप सारी इमेजेस लोड नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास इमेजेस हैं, अगर आप सारी अपनी रैम में ले आओगे तो आपकी रैम ओवरफ्लो कर जाएगी। इसलिए हम इसको बैचेस में डेटा लोड करेंगे, उसके लिए हम डेटा जनरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने अपने ट्रेनिंग वाले का डेटा का नाम दिया है ना, उसका आप नाम लिखोगे ट्रेन डेटा जन, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेन डेटा जन दिया हुआ है। ट्रेन डेटा जन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, अगर आपका डेटा फ्रेम में होता तो आप यहाँ पे लिखते हैं फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम, लेकिन हमारा तो ये डायरेक्टरी के अंदर है, फोल्डर्स के अंदर है, तो हम लिखेंगे डेटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, और ब्रैकेट के अंदर जहां से डेटा उठा के लाना है। अब डेटा कहाँ मिलेगा, ये देखिए ऊपर देखिए सबसे पहले हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा सारा ट्रेनिंग का डेटा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन कर देंगे ट्रेन डायरेक्टरी, ये हमारी डायरेक्टरी होगी जहां से इसको डेटा लोड करना है। टारगेट साइज यानी किस साइज की इमेजेस हमको लोड करनी है, हम इसको खाली बता रहे हैं कि 48,48 यानी 48x48 की इमेजेस जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होने वाली है वो सारी लोड करनी है। बैच साइज आपको मेंशन करना होता है कि कितनी बैचेस आप कितनी इमेजेस को एक बैच में लोड करोगे, तो हम कह रहे हैं 64 इमेजेस एक एक का बैच बनाना और एक एक करके लोड करना है, ठीक है। कलर मोड ग्रे स्केल होने वाला है, क्योंकि ये देखिए सारी इमेजेस हमने ग्रे स्केल में ही प्रोसेस की है। क्लास मोड आप कैटेगोरिकल लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 क्लास है, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस होती तो आप यहाँ पे बाइनरी मेंशन करते। सबसेट इक्वल टू ट्रेनिंग, यानी कि देखिए यहाँ पे जब हम डेटा को यहाँ पे इमेज डेटा जनरेटर यूज कर रहे थे ट्रेनिंग के लिए, तो हमने वैलिडेशन स्पीड लगाया था 20%। तो जो हमारा इंटरनली डेटा क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ट्रेनिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए। हम इसको बता रहे हैं लोड करते टाइम कि जब हम इसका यूज करें ट्रेन जनरेटर का, तो जो सबसेट आएगा वो ट्रेनिंग वाला आएगा, यानी 80% डेटा लोड होगा। और वहीं वैलिडेशन जनरेटर में देखिए सारा कोड सेम है, ये देखिए नीचे सेम है, बस एक ही चेंज है, यहाँ पे सबसेट देखिए ट्रेनिंग है और यहाँ पे सबसेट वैलिडेशन, यानी जो 20% डेटा हमने स्टोर किया था, सॉरी सेव किया था वैलिडेशन के लिए, वो इस वैलिडेशन जनरेटर को जब यूज करेंगे तब लोड करना। तो ये सब दोनों आपस में कैसे कांटेक्ट करके बात करते हैं, ये जब आगे यूज करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी होने वाला है, एक बार आप समझ जाओगे तो आप इसको कई प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट वाले के लिए तो वही सिंपल सेम ही होगा इसका, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, हाँ यहाँ पे टेस्ट डायरेक्टरी का आपको पैथ देना होता है, ये देखिए ऊपर टेस्ट वाला डेटा इसमें पड़ा हुआ है ना, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे टेस्ट वाला यहाँ पे, बाकी सब सेम होने वाला है, ठीक है। तो जब इस सेल को आप रन करोगे तो अगर आपने सब सही से किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 लाइनें लिख के आएंगी जो आपको बताएंगी कि ये देखिए जो पहला ट्रेन वाला है, जब इसके अंदर वो बता देगा पहले से कि उसने 22,000 के अराउंड फोटोज फाइंड किए हैं, क्योंकि 7 क्लासेस से बिलोंग करती हैं, जो कि ये 7 क्लासेस हैं। वहीं जब वैलिडेशन डेटा के लिए देखिए थोड़ा कम डेटा लिया है, क्योंकि जितने में ट्रेन होता है उतने में वैलिडेट नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इतना डेटा प्रोवाइडेड ही नहीं होता है हमें रियल वर्ल्ड में। तो थोड़ी कम इमेजेस इससे, यानी अराउंड 6,000 के अराउंड को हमने मॉडल इमेजेस को बचा के रखा है वैलिडेशन के लिए, और टेस्टिंग के टाइम के लिए हमने 7,000 इमेजेस को बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो इन सबको जब हम यूज करेंगे तब आपको अच्छे समझाएंगे कि ये दोनों आपस में कैसे कोलैबोरेट करके रन टाइम में ऑन द फ्लाई डेटा को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हमने अपना मॉडल का आर्किटेक्चर डिसाइड किया, जो कि बहुत ही सिंपल बेसिक फंक्शनल सॉरी सिक्वेंशियल एपीआई को यूज करके हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। सिंपली आप कुछ नहीं करते हो, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट सिक्वेंशियल के अंदर सारी लेयर्स को आप मेंशन करते हो, ठीक है। अब एक एक करके अपने ब्लॉक का समझते हैं। ये देखिए पहला ब्लॉक होने वाला है जो हमारी इनपुट लेयर का ब्लॉक होने वाला है। जो देखिए जो सबसे पहले आप अपना जब सिक्वेंशियल मॉडल बताते हो उसमें पहली लेयर हमेशा क्या होती है, जिस तरह का इनपुट आने वाला है हमारे मॉडल के पास। तो हमारे पास देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि 48,48 की हमारी जो इमेजेस लोड होंगी तो वही यहाँ पे इनपुट के रूप में आएंगी। तो 48,48,1 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगी ना, तो ये हमारा इनपुट लेयर होगा। तो एक बार हमें ये मेंशन करना होता है, फिर हम कहीं पे भी देखिए इसको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनपुट तो देखिए एक ही साइड से जाएगा ना। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट लेयर्स होंगे उनका जो इनपुट होगा वो प्रीवियस लेयर का आउटपुट होता है ना। तो पहला तो हमारा इनपुट लेयर हो गया। उसके बाद एक कॉन्व 2D लेयर लिया जिसमें हम 64 फिल्टर्स होंगे 3,3 साइज के। पैडिंग इक्वल टू हमने सेम कर दी ताकि हमारा जो फिल्टर इमेज साइज है वो मतलब रिड्यूस ना हो। सेम रहने से क्या होता है, ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी साइज जो होता है मेंटेन रहता है। एक्टिवेशन हमने यहाँ पे रेलू लिया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा ट्रेनिंग अच्छे से हो, ग्रेडियंट्स एक्सप्लोड ना करें
और हमारा जो कन्वर्जन है वो फास्टर हो, इसलिए हमने बैच नॉर्मलाइजेशन का यूज किया है। मैक्स पूलिंग लिया हुआ है हमने 2,2 साइज का, और ड्रॉप आउट ताकि ओवर फिटिंग ना हो उसके लिए हमने 25% न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ कर दिया, बेसिकली आप ये समझ सकते हो, ताकि वो आगे की कोई इन्फॉर्मेशन पास ना करें, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने एक कन्वोल्यूशन ले लिया, इसमें A128 फिल्टर्स लिए हमने 5,5 साइज के, और इसी तरह से फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, मैक्स पूलिंग, ड्रॉप आउट, इसी तरह से हमने कुछ बार टाइम रिपीट किया है। उसके बाद जब यहाँ पे हमने 3 ब्लॉक बना लिए इसके, उसके बाद हमने अपने डेटा को फ्लैटन कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली अपने डेटा का जो भी यहाँ पे देखिए 512 सॉरी क्रॉस 3,3, यहाँ पे सॉरी 512 टोटल फिल्टर्स होंगे 3,3 साइज के। यहाँ से जब आउटपुट होता हुआ निकलेगा तो उसको 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है फ्लैटन वाला, और उस 1D वेक्टर को कन्वर्ट होने के बाद उसको हम 256 न्यूरॉन्स के अगले यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर में पास करेंगे, जिसका एक्टिवेशन रेलू होगा, और फिर से बैच नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट लगाएंगे। ड्रॉप आउट बेसिकली वही फिर से ओवर फिटिंग से बचने के लिए, ठीक है। फिर से 512 न्यूरॉन्स का हम एक लेयर लगाएंगे, और फिर से बैच नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट, ठीक है। लास्ट में देखिए यहाँ पे 7 हमने न्यूरॉन्स लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 क्लासेस है ना, तो 7 क्लासेस को आउटपुट करने के लिए हमको सबकी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है, और जिसमें हाईएस्ट होती है वही हमारा प्रेडिक्शन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 न्यूरॉन्स लिए हैं। और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन में सॉफ्टमैक्स लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे एक लेना होता है आपको यहाँ पे न्यूरॉन, और यहाँ पे आपको सिग्मोइड लेना होता है, लेकिन चूंकि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे हम सॉफ्टमैक्स का यूज करने वाले, ठीक है। इस सेल को आप रन करोगे तो आपका मॉडल जो है इनिशियलाइज हो जाएगा इस मॉडल वेरिएबल में, ठीक है। अब इसी मॉडल वेरिएबल को हमें कंपाइल करना होता है, जिसका कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल डॉट कंपाइल लिखेंगे, इसके अंदर ऑप्टिमाइजर आपको देना होता है, ये हमने ऊपर यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है। ऑप्टिमाइजर हमारा एडम होने वाला है, जिसको आप ऐसे लिखते हो tf.keras.optimizers डॉट एडम। इसके अंदर उसका लर्निंग रेट आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, ये एक हाइपर पैरामीटर है। आप इसको बेसिकली सही डिसाइड करने के लिए आपको कई तरीके होते हैं, आप ऑप्टूना का यूज कर सकते हो, और मतलब आपको इसका ये जो वैल्यू होता है ये एक्सपेरिमेंट से ही फाउंड होता है, लेकिन अभी तो इसको हमने एक नॉर्मली यूज कर दिया है जो स्टैंडर्ड होता है, जिससे कि ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। बाकी सही वैल्यू के लिए आप इसको ऑप्टिना से इसकी सही वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्टिमाइजर की यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, लॉस हमारा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होने वाला है, और मैट्रिक्स क्लेम एक्यूरेसी का यूज करेंगे, ठीक है। इसको सेल को रन करने के बाद समरी देखोगे, समरी में बेसिकली दिखाता है आपको किस लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, क्या इनपुट शेप है, कितना आउटपुट शेप है, ये सारा आ जाता है। लास्ट में टोटल जितने आपके पैरामीटर है, इतने ट्रेनेबल है, इतने नॉन ट्रेनेबल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिसाइड हो गया, ठीक है। अब इस मॉडल को ट्रेन कराने के लिए हमें ये जो मॉडल होता है जो आपने कंपाइल किया जिस नाम से मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल का नाम ही हमारे मॉडल है, ठीक है। तो हम मॉडल डॉट फिट करेंगे, इसको करने से ही हमारा मॉडल ट्रेन होता है। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे वो स्टेप आया जिसके लिए हमने डेटा ऑगमेंटेशन किया था। यहाँ पे एक्स में देखिए आपने डेटा जनरेटर दिया हुआ है, ठीक है। और वैलिडेशन डेटा में देखिए आपने क्या दिया हुआ है, वैलिडेशन जनरेटर, यानी जब मॉडल यहाँ पे देखिए फिट होगा, मतलब यहाँ पे ट्रेन होने वाला है, तब ऑन द रन ऑन द फ्लाई यहाँ पे ट्रेन जनरेटर कॉल होगा, और यहाँ पे वैलिडेशन जनरेटर कॉल होगा। और यहाँ का देखिए कोड क्या लिखा हुआ है ऊपर, देखिए ये देखिए, ये है आपका ट्रेन जनरेटर और ये है आपका वैलिडेशन जनरेटर। तो जब वहां पे फिटिंग के टाइम जब मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट होगा तो एक एक करके यहाँ पे कमांड आएगा, इस पैथ के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा, जहां से हम 64 के बैचेस में इमेजेस लोड करेंगे, यहाँ पे वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, और वो तुरंत पूरा 64 इमेजेस का बैच यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए इस जगह पे। जब वो ट्रेन हो जाएगा तो वो कहीं मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, वो क्लियर हो जाएगा, फिर से नया 64 इमेजेस का बैच लोड किया जाएगा, उसमें सारे डाटा ऑगमेंटेशन के स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे, फिर से उसमें डेटा जनरेटर हमारा मॉडल लर्न करेगा, फिर से वो सारी इमेजेस को डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब ऑन द फ्लाई जब मॉडल ट्रेन होता है तभी उन दोनों क्लासेस की मदद से, डेटा लोडर और इमेज डेटा जनरेटर की मदद से हम डेटा को सॉरी इमेजेस को लोड करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं। तो हमारा मॉडल देखिए हमने 50 इपॉक के लिए रन किया, लेकिन ऑफकोर्स इतना इनफ नहीं था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के चलते हमने सिर्फ 50 इपॉक में रन किया। आपको एडवाइस करेंगे कि आप इसको मिनिमम 100 इपॉक्स के लिए रन करो, आपकी डेफिनेटली एक्यूरेसी इंप्रूव होने वाली, लेकिन हमने इसको सिर्फ 50 इपॉक्स के लिए रन किया है ताकि टाइम सेव हो सके, ठीक है ना। तो देखिए 50 इपॉक्स के लिए हमने ट्रेन किया, 17% की एक्यूरेसी से स्टार्ट किया था हमने, धीरे धीरे देखिए 44 इंक्रीज करती रही, और 50th इपॉक में लास्ट में हमने 65 पे एंड किया। लेकिन आप इसको अगर 100 इपॉक्स के लिए रन करोगे तो ये जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आराम से आप 80 अचीव कर लोगे, और ये वैलिडेशन एक्यूरेसी ये भी आपकी ऑलमोस्ट 70 to 100% चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सच में मॉडल डिप्लॉय करना है, आपको मॉडल अगर स्ट्रीमलेट की कोई वेब ऐप बनानी, तो आप इसको और भी ज्यादा इपॉक्स के लिए ट्रेन करो, ठीक है। तो जब भी आपका मॉडल पूरा ट्रेन हो जाता है, ये देखिए जब हमने मॉडल डॉट फिट किया था तो हमने देखिए इसकी जो वैल्यू है हिस्ट्री में सारी ले रहे हैं, यानी जब हर इपॉक में जब इसके वेट अपडेट होते हैं तो जो भी इसके इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं, क्या एक्यूरेसी थी, कितना लॉस था, वो सारा हिस्ट्री डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाता है, तो हमें एक्यूरेसी वैलिडेशन एक्यूरेसी एक्सेस करने के लिए आप सिंपली लिखते हो हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, उसकी एक डिक्शनरी होती है, उसके अंदर से आप एक्यूरेसी की वैल्यू एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री वैल एक्यूरेसी लोगे तो आपको वैलिडेशन एक्यूरेसी, क्योंकि दोनों में देखिए मॉडल ट्रेन हुआ है ना, ये एक्यूरेसी हो गई और ये आपकी वैल एक्यूरेसी हो गई, इन दोनों को आप एक्सेस करते हो। ये बेसिकली इतना कोड कुछ नहीं होता, ये इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए होता है कि आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे इपॉक देखिए बढ़ रहे हैं 0, 10, 20, किस तरह से मॉडल जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, ठीक है। ये ब्लू वाली है, ये देखिए ट्रेनिंग एक्यूरेसी, यहाँ पे देखिए आप लेजेंड में, और ये जो आपका ऑरेंज वाला है ये आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो दोनों देखिए कितने क्लोज चल रहे हैं, यानी कि हमारे मॉडल ने ओवरफिट नहीं किया है, ठीक है। बस हमको जरूरत
है थोड़ा सा ज्यादा ट्रेन करने के लिए। तो ये देखिए सारा ये कोड आप लिख दो कि PLT डॉट प्लॉट, इसकी वजह से देखिए ये जो आपका ब्लू वाली लाइन प्लॉट हो जाएगी और इस वाली कोड की लाइन की वजह से आपका ये ऑरेंज वाली लाइन प्लॉट हो जाएगी। टाइटल जो आपने लिखा वो देखिए ऊपर यहाँ पे लिख के आ गया, इपॉक एक्स लेबल वाई लेबल, यहाँ पे देखिए एक्स लेबल ये वाई लेबल यहाँ पे आ गया। और PLT डॉट लेजेंड करने से क्या होता है, जिन कलर यूज किया गया है इन दोनों लाइन्स को शो करने के लिए वो यहाँ पे एज ए लेजेंड शो करता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो इसको। और PLT डॉट शो करने से आपका प्लॉट शो हो गया। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आखिरी स्टेप करना है हमें, ये देखिए ऊपर अगर आप शायद भूल गए हो तो आपको याद दिला दें कि हमने यहाँ देखिए टेस्ट जनरेटर भी इनिशियलाइज किया था, यानी हमारे मॉडल को हमें चेक भी तो करना पड़ेगा क्या एक्यूरेसी दे रहा है। तो टेस्ट जनरेटर में जब हमने मॉडल सेव किया था उसको देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। मॉडल डॉट इवेल्युएट आप करते हो और टेस्ट जनरेटर को भेजते हो। टेस्ट जनरेटर क्या करेगा, ऑन द फ्लाई जाएगा, 64 की इमेजेस लोड करेगा। उस पर देखिए इस पे तो हमने जब टेस्ट वाले डेटा के लिए, एक बार फिर से आपको ऊपर दिखाते हैं, टेस्ट वाले देखिए डेटा के लिए तो हमने यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं अप्लाई किया इमेज डेटा जनरेटर, तो बस इसको स्केल करेगा, यानी 0 to 1 की रेंज में सारे पिक्सल्स को ले आएगा। ठीक है, उसके बाद उस पर हमारे मॉडल को इवेल्युएट करेगा, तो उससे दो वैल्यू मिलेंगे, लॉस की और एक्यूरेसी की। तो हमें एक्यूरेसी से मतलब है जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, तो जिसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए आई हुई है 62, यानी 62 हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आपको सही बात बताएं तो यहाँ पे ये डिस्गस्ट के अलावा बाकी सभी क्लासेस में हमारी मॉडल की एक्यूरेसी काफी अच्छी है। डिस्गस्ट की वजह से थोड़ी सी एक्यूरेसी यहाँ पे पुल डाउन हुई है पूरे ओवरऑल मॉडल की। ठीक है, तो होप करते हैं देखिए ये मॉडल सॉरी प्रोजेक्ट आपको काफी ठीक लगा होगा, क्योंकि बेसिक था, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपके लिए थोड़ी यूनिक रही होंगी। एक तो ये इमेज डेटा जनरेटर, ताकि हम कुछ डेटा ऑगमेंट करके और जनरेट कर सकें, क्योंकि हमारी क्लासेस में इनफ फोटोज नहीं थी, इमेजेस नहीं थी। दूसरी ये डेटा जनरेटर, क्योंकि एक बार में आप सारी इमेजेस नहीं लोड कर सकते हो, तो 64 के बैचेस में हमारे डेटा लोड होगा ताकि रैम ओवरफिल ना हो। ये दोनों स्टेप इन दोनों की वजह से हो पाए, डेटा जनरेटर और ऑगमेंटेशन प्रोसेस की वजह से ये दोनों हमने अप्लाई की और सिंपल मॉडल ट्रेनिंग की जिस तरह से की जाती है। बस एक मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी, तो आपको पता लगा होगा कि किस तरह से हम मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आर्किटेक्चर में लास्ट में सॉफ्टमैक्स और यहाँ पे 7 का यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में आप 7 का यूज नहीं करते हो। मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं उतनी यहाँ पे आपको नंबर लिखने होता है। यहाँ पे 10 क्लासेस होती हैं, जैसे CFAR डेटा सेट, CIFAR जो भी आप इसको बुलाते हो, उस डेटा सेट में 10 क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे हमको 10 न्यूरॉन्स पास करने होते हैं और एक्टिवेशन तो सॉफ्टमैक्स ही रहेगा। ठीक है, तो होप करते हैं आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने की जल्द से जल्द। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट है, आप इसको खुद से भी ट्राई करिए, तो आपकी इसकी जो नॉलेज है वो और भी बेटर समझ में आएगा आपको, है ना। तो चलिए गाइज, थैंक यू, यहीं पे क्लोज करते हैं।